राधे राधे, नमस्ते, श्वेता, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए हमने चैप्टर स्टार्ट किया जीएसटी। आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जीएसटी एक्चुअली में है क्या। हाँ, थोड़ा सा हमने स्टार्ट कर दिया था, बहुत छोटा सा चैप्टर है इंडियन पॉलिटी में तो जीएसटी का, बट स्टिल हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कल स्टार्ट किया था चैप्टर, बस किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा चैप्टर हुआ था। मीनवाइल चैप्टर इज वेरी शॉर्ट, तो हमने पढ़ लिया था। आई थिंक उसके बाद में इतना जान लेते हैं, तो जीएसटी क्लियर कर दिया था कि क्या और किस परसेंट से लगती है और किस टाइप की जीएसटी होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, वो उसके बारे में बता दिया था बाकायदा। एंड वो कब डेवलप हुई, यानी कि कब वो एस्टैब्लिश हुई, जीएसटी काउंसिल जो है कब एस्टैब्लिश हुई, यहाँ तक बता दिया था। चलिए अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखिए जो जीएसटी काउंसिल जो अनुच्छेद यहाँ तक बता दिया था कि कौन सा किस विधेयक के तहत आया है ना, 122 कौन सा संशोधन के तहत आया, 101वां संशोधन कौन सा अनुच्छेद। देखिए 279 अनुच्छेद है जो वो क्या कहता है, राष्ट्रपति को एक अधिकार देता है, शक्ति देता है, पावर देता है। किस बात की पावर? कि वो जीएसटी के लिए एक काउंसिल की स्थापना कर सके। काउंसिल की स्थापना यानी कि कुछ सदस्य होंगे उसमें ऑब्वियस है, जो एक पूरा निकाय होगा, एक ग्रुप होगा, जिसे कह दो आप, है ना, जो योजनाएं बनाएगा, जो चीजों को लागू करेगा। जीएसटी से रिलेटेड बात हो रही है ये, है कलेक्शन करेगा बेसिकली, तो है ना, जीएसटी टैक्स कलेक्शन ही ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट क्या है ही है। तो ये क्या हुआ कि 15 सितंबर 2016 की बात है जब राष्ट्रपति जी ने जीएसटी काउंसिल की स्थापना कर दी। ठीक है, 279 ये अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को इस बात की शक्ति देता है कि वो जीएसटी के लिए काउंसिल की स्थापना कर सके। और 15 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने काउंसिल की स्थापना कर दी। राइट, तो हम लिखें 279A, ठीक है, अनुच्छेद क्या करता है, राष्ट्रपति को अधिकार या शक्ति देता है, ऑथोराइज करता है एक तरह से, है ना, कि राष्ट्रपति जीएसटी के लिए काउंसिल की स्थापना करें। ठीक है, और इसी बात के कारण 15 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने क्या किया, काउंसिल की स्थापना की। ठीक है, काउंसिल की स्थापना। राइट, क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आप जानना चाहेंगे कि अगर काउंसिल है तो भाई काउंसिल में कुछ सदस्य भी होते होंगे। काउंसिल ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ काउंसिल में काउंसिल है। काउंसिल क्या है ना, तो आपको पता है इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री होने चाहिए। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व वित्त मंत्री, ठीक है, केंद्रीय ये जो काउंसिल है, काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, राजस्व वित्त मंत्री होंगे, है ना, प्रत्येक राज्य के लिए भी वित्त मंत्री होंगे। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य के मंत्री बोल सकते हो आप उनको, जैसे, है ना। ठीक है, अच्छा, अगर जैसे कि ये काउंसिल बन गई आपकी, तो इनका कुछ नियम धर्म भी तो होता होगा कि ये काम कैसे करेंगे, कुछ एक प्रोसीजर होती होगी ना। देखिए आपको पता है कि जो काउंसिल होती है, काउंसिल में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जैसे किसी भी चीज पर उनको डिसीजन लेना है, चाहे कुछ प्लानिंग करनी है कि हाउ टू कलेक्ट टैक्स, या फिर कहाँ पे कितना टैक्स लगाया जाए, कहाँ पे कितनी छूट दे दी जाए। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे थोड़े से अलग प्रावधान है। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, ऐसे करके कुछ राज्य जो होते हैं वहाँ पे थोड़े से विशेष प्रावधान मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे निर्णय लिए जाते हैं, ये निर्णय लेने के लिए काउंसिल बनाई गई। तो उस काउंसिल में कौन कौन से सदस्य हैं, ये सदस्य हैं। लेकिन काउंसिल निर्णय कैसे करती है, कैसे लेती है निर्णय मिलके, कैसे वो निर्णय एक्सेप्टेबल होते हैं, कैसे वो डिनाई कर जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी तो आती हैं।
तो अगर बात की जाए कि जो आपकी फोरम बनेगी, ये जो काउंसिल बनेगी, इसमें जो बैठक होगी उस बैठक में जितने भी सदस्य हैं कम से कम उनका 50% सदस्य वहां पे उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, जो फोरम के सदस्य हैं, जो काउंसिल के सदस्य हैं, कम से कम 50% सदस्य काउंसिल की बैठक में उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, काउंसिल की बैठक में उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, इज इट ओके? काउंसिल की बैठक हम यहाँ लिख देते हैं। कम से कम जितने भी सदस्य हैं तो उसका जितना 50% जितना भी अमाउंट में आएगा, जितने भी क्वांटिटी में आएगा, वो 50% अगर बैठक हो रही है तो उस बैठक में उपस्थिति 50% सदस्यों की होनी चाहिए। अच्छा, कोई निर्णय मान्य कब होगा? अगर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं 50% है, तो अगर इसमें से 3/4 सदस्य उस फैसले के लिए हाँ करते हैं, इन दैट सिचुएशन दैट डिसीजन विल बी डन। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं कि निर्णय कैसे एक्सेप्टेबल है, तो निर्णय मान्य कैसे होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम, कौन से हालात में होगा। अगर जो भी निर्णय लिया वो मान्य कैसे हो जाएगा? अगर 3/4 सदस्य की सहमति है। ठीक है, विजिबल है ये? लेट मी चेक फर्स्ट। या इट इज विजिबल। ठीक है, मान्य कैसे हो जाएगा? अगर उसमें 3/4 सदस्य जो हैं उन्होंने चीजें बहुमत में ले लिया, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये ठीक है, इतने लोग उस मतलब निर्णय के लिए मान सहमति दे रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जितने भी सदस्य हैं 50% में से 3/4, तो उस निर्णय को मान्य मान लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, केंद्र सरकार के मतों का जो भार होता है वो कितने के बराबर होता है? अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए, केंद्र सरकार के मत का जो भार होता है, यानी कि केंद्र सरकार का मत किसके बराबर होता है? केंद्र सरकार के मत का भार बराबर जितने ये सदस्य हैं यहाँ पे उसका 1/3। ठीक है, आई बात समझ में? और अगर राज्य की बात किया जाए तो राज्य में बस थोड़ा सा चेंज है, 2/3। ठीक है, यानी कि जितना केंद्र सरकार का मत है वो किसके बराबर है? वो बैठक में दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर है। ठीक है, 1/3, जैसे कि यहाँ पे कम से कम 50% तो लोग थे ही थे, तो इसका कम से कम ये 1/3 होना चाहिए। ठीक है, रिक्यूरेटेड ना कुल मतों का। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे बना दिया जाता है ना, लेट मी अज्यूम फर्स्ट कि क्वेश्चन ये आ सकता है, यू कैन आल्सो अज्यूम, है ना, कि केंद्र जीएसटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो रहा है, जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार के मत का भार कुल मतों के भार के कितने के समान होता है? ऑप्शन दे देता है वो आपका, केंद्र की बात करिए, अभी राज्य की बात नहीं करिए, वो कह देता है 1/3, 2/3, 3/4, जितना मतलब उतना ऑप्शन दे दे। तो आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि फॉर केंद्र इट इज 1/3 और फॉर राज्य दिस इज 2/3। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ पीड़ा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी है तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम परिषद के कार्य कर लेते हैं, बस छोटा सा चैप्टर है। जो परिषद बनी है, जो आपकी काउंसिल बनी है, तो इसका काम क्या होगा? अगर बात की जाए परिषद के कार्यों की तो आपको पता होगा कि परिषद का कार्य क्या है ना, क्या कार्य होगा?
बड़े दिमाग में इजीली आ गया होगा कि भाई टैक्सी तो समझ जाएगा है या कुछ और भी क्या कर सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ वरना आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो जाएगी। अभी ठीक है, ये मस्त इधर आपको क्लियर हो गया कि ये भाई जो भाई साहब है ये इधर है, ये पाकिस्तान की दीवार हो गया अभी हमारे लिए, हमें मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। कलर नहीं चल रहा। चलिए, केंद्र राज्य तथा स्थानीय कर जो लगते हैं ना उनके लिए अनुशंसाएं भेजना है ना, यानी उनके लिए समय दर समय चीजों को बताते रहना, उनको अवगत कराते रहना कि ये चीज इस तरह से होगी इंस्ट्रक्शनल वे में, ठीक है, ये करते रहना उनको, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एक्चुअली में केंद्रीय राज्य एवं स्थानीय स्तर पर, तीनों स्तर की बात हो रही है ना, केंद्रीय राज्य एवं स्थानीय स्तर पर करों, उपकरों, हाँ जीएसटी भी लिख लो, के लिए अनुशंसाएं भेजना, अनुशंसाएं या संशय क्या होता है, अनुशंसाएं, अनुशंसाएं भेजना, आई थिंक ये होता होगा। पहला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, लिखते रहिए फटाफट से, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे हिसाब से तो नोट्स बनाइए, नोट्स आर बेस्ट। और किसने अनुशंसाएं भेजनी है, उन वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जिन पर जीएसटी लगना है ना, उन वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए अनुशंसाएं भेजना, संख्याएं भेजना जिन पर जीएसटी कर लगना है, ठीक है। ऐसे बेसिकली कुछ ज्यादा छोटा छोटा लिखूंगी तो शायद आ जाएगा, ठीक है यार, आप करके लिख दीजिए अगले पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कार्य इसका क्या होगा, काउंसिल का आदर्श जीएसटी कानून आपने पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, तो अभी आप सुन लेते हैं। आदर्श जीएसटी आई थिंक विजिबल होगा, आदर्श जीएसटी कानून है ना, या फिर कर उगाही सिद्धांत बोल सकते हो आप, ये भी इनके लिए भी क्या करा जाएगा, कर उगाही सिद्धांत है ना, क्या वही अनुशंसाएं, ठीक है, इनको अनुशंसाएं भेजने के लिए अधिकृत किया गया है ना, तो ये हर चीज में अनुशंसाएं भेज रहे हैं, ठीक है। और एक और बात सुन लीजिए और समझ लीजिए कि एक सीमा तय करना कि कितने, मान लीजिए कितने सामान या वस्तु पर जीएसटी नहीं लगी थी, सीमा तय करना कि कितने वस्तु के नीचे जीएसटी मुक्त होगा, ठीक है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत इजी वे में लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इतनी हम क्रिटिकल लैंग्वेज नहीं दिखाएंगे कि आपके दिमाग से उड़ जाए, बिल्कुल आपको समझना है, आपको शाबाश दो, ठीक है, ऐसे वाले कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीमा तय करना कि कितने कारोबार वस्तु सही नहीं लगेगा,
कारोबार, बिजनेस, ठीक है, कितने कारोबार यानी बिजनेस, ये ठीक है, के नीचे जीएसटी मुक्त होगा, यानी कि इतने से इतने अगर आपका बजट बन रहा है इसमें इतने से इतने का बिजनेस करो तो आप क्या होगा, जीएसटी से आप मुक्त हो जाओगे, है ना। और नियत दरें कितनी होंगी, है ना, एक फिक्स होगा कुछ नियत दर, ठीक है। एक और बात है इससे रिलेटेड, जैसे मान लो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जब प्राकृतिक आपदाओं के समय की दर, है ना, क्या होता है जब कई कुछ असमंजस स्थितियां आ जाती हैं, आकस्मिक स्थितियां आ जाती हैं, इन दैट सिचुएशन क्या होता है, लोग सरकार है वो भी समझती है कभी कभी, है ना, कि भाई जब इन्होंने कुछ अर्निंग ही नहीं की, मानो उनके यहाँ आग लग गई है, कुछ भी हो गया, कुछ गलत हो गया, है ना, इन दैट सिचुएशन हाउ दे विल पे, है ना, तो वो क्या करेंगे, कुछ वो स्पेसिफिक अमाउंट कर देंगे कि इतना है आप इतना पे करिए, ताकि आप उन चीजों से उभर पाओ, जब आप दोबारा कर रहे हो तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर पाए, ठीक है। तो ये भी एक इसका काम है, इसका काउंसिल का। और बस आई थिंक आपका चैप्टर खत्म है, कुछ और याद आ रहा है तो कोई बता दीजिए। अच्छा, एक और बात है, ये जो परिषद ही है ये तय करता है कि किस तारीख से, चलिए देखते हैं, परिषद ही तय करता है कि किस दिन से या किस तारीख से डीजल पर, मान लीजिए डीजल, पेट्रोल, है ना, कच्चा माल या जो भी है आदि पर जीएसटी लगाया जाएगा, है ना, वो डेट खुद ही डिसाइड करेंगे, जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है तो बताइए। दिख रहा है, ठीक है। आगे समझ में, जीएसटी इतना आई डोंट थिंक कि बहुत भारी भरकम सा चैप्टर है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक सा चैप्टर है और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट बॉक्स तो है ही, आप उसको मार दीजिए क्वेश्चन से, आपको रिजॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना, रिजॉल्व किया जाएगा। और बाकी अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर आ रहे हैं, थोड़ा सा आपके पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, है ना, बाकी खुश रहिए, मजे करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। हाँ, एक गुड न्यूज़ है कि मैंने जॉब छोड़ दी अपने इनकम टैक्स वाली, अब मैं अभी फुल्ली कंप्लीटली घर पे हूँ पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो चलिए पढ़ाई करते हैं, खुश रहिए, मजे करिए।